नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के 5वें प्रश्न पत्र निबंध के अंतर्गत हम आज प्रतीकवाद निबंध पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम निबंध के बिंदुओं पर किस बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उसको ले लेते हैं। नंबर 1 भूमिका, नंबर 2 सामाजिक पृष्ठभूमि, 3 नंबर भावभूमि, 4 अंग्रेजी प्रभाव, 5 प्रतीक व प्रतीकवाद की व्याख्या, 6 काव्यगत सिद्धांत और समीक्षा की मान्यताएं, नंबर 7 प्रतीकवाद की देन, नंबर 8 सीमाएं और अंत में हिंदी में प्रतीकवाद का प्रभाव। भूमिका। प्रतीकवाद फ्रेंच कविता धारा की वह लहर है जो 19वीं सदी के आखिरी दशकों में फ्रांस में प्रवाहमान हुई और कहाँ के तत्कालीन साहित्य के सभी अंगों, उपांगों एवं कला के सभी क्षेत्रों को अपलावित करती हुई यूरोप के अन्य देशों तथा अमेरिका तक अपना प्रभाव छोड़ गई। इंग्लैंड में वर्तमान 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में प्रतीकवाद ने एक निश्चित सिद्धांत विधान के सहित एक साहित्यिक आंदोलन की प्रतिष्ठा एवं महत्व को प्राप्त कर लिया था। अतः इस प्रकार यद्यपि यह भी हो सकता है कि इस आंदोलन का उद्भव बाद में हुआ, लेकिन ऐसे कई आलोचक हैं जो यह भी मानते हैं कि कला एक न एक अर्थ में सभी युगों में प्रतीकात्मक रही है। कुछ दार्शनिक ऐसे भी हैं जो इस आलोचनात्मक मत का समर्थन करने के लिए साथ ही दृढ़ता यह भी मानते हैं कि सारी मानव उपलब्धियां, विज्ञान, भाषा, पुराण, संस्कृति, धर्म और सभ्यता सभी प्रतीकात्मक है। प्रतीकवाद की विषय वस्तु सौंदर्य, बौद्ध एवं काव्यगत मान्यताओं को समझाने के लिए हम उनके क्रम विकासपूर्ण इतिहास की ओर नहीं अपितु उनकी भावभूमियों एवं सिद्धांत धारणाओं की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करेंगे। भावभूमियों पर विचार करने से पहले यह आवश्यक है कि तत्समयिक सामाजिक चेतना के स्तरों को परख लिया जाए। सामाजिक पृष्ठभूमि। फ्रांस में सन 1870 में कतिपय दुर्घटनाओं के बीच तीसरे रिपब्लिक की स्थापना के साथ
सच्ची प्रजातंत्रात्मक पद्धति की अवतारणा हुई और फलस्वरूप शिक्षा का व्यापक निःशुल्क प्रसार भी हुआ। लेकिन जर्मनी के आक्रमण और नेपोलियन तृतीय की कायरता के कारण जो निराशा और दुश्चिंताएं पहले से फैली हुई थी, यह नए जागरण उन्हें जड़ से न हटा सका। इस कला में समाज स्पष्टतया दो भागों में बट गया था। एक ओर तो वह अभिजात वर्ग था जो अपने हितों के लिए धर्म की अफीम का जादू चलाना चाहता था, और दूसरी ओर वह विस्तृत जन समाज था जो कि नए जागरण के आलोक में पुरोहितवाद एवं उसकी विकृतियों को पहुंचाने में लगा हुआ था। नए जनतंत्र ने जो स्कूल खुलवाए थे, उनके अध्यापक और अध्येता दोनों ही बुजुर्ग वर्ग और पौराहित्य के विरुद्ध सचेत हो रहे थे। धार्मिक स्कूलों के छात्र अपने प्रभावों से फ्रांसीसी सेना के उच्च पदों पर नियुक्त हो गए, लेकिन सामान्य सैनिकों एवं जन समाज के विश्वास पात्र न बन पाए। इस प्रकार कई आंतरिक कलुषों में फ्रांस की जन चेतना आलोच्य काल में दो राह पर खड़ी थी। एक ओर तो जनतंत्रवाद, दूसरी ओर पुरोहितवाद। राजनीति के जनतंत्रवाद और पुरोहितवाद साहित्य ढांचे में ढलते ढलते प्रश्नवाद और प्रतीकवाद में बदल गए। इनके रूपांतरण का श्रेय यह है क्रमशः झोला तथा मल्हारभे को। झोला ने साहित्य में भौतिक विज्ञान को ढाला और मल्हारभे ने सौंदर्य शास्त्र की प्रतिष्ठा की। भावभूमि। प्रकृतवाद और प्रतीकवाद एक दूसरे के विरोध में तो उठे ही, और प्रतीकवाद को प्रकृतवाद के विरुद्ध एक दार्शनिक कलात्मक प्रतिरोध के रूप में ग्रहण करना बहुत जरूरी था। लेकिन एक विशेष अंतर इन दोनों के उद्भव के बीच रहा। अपने जन्म के लिए प्रकृतवाद अपनी ही मिट्टी का ऋणी है। वह आगस्त कामट, लित्रे, कैन और रने जैसे लेखक आलोचकों का स्वाभाविक विकास है। इतना ही नहीं, तत्कालीन शरीर विज्ञान तथा मनोविश्लेषण संबंधी नए अनुसंधानों, विकासवाद के सिद्धांतों की प्रतिष्ठाओं और असंत कतिपय इतिहासकारों के नवीन शोधों के प्रकृतवाद की प्रकृति के शोषण में बहुत योगदान भी रहा है। लेकिन प्रकृतवाद ने अपने स्वरूप निर्माण के बहुत कुछ उपकरण फ्रांस के बाहर से बटोरे हैं। फ्रांस में जर्मनी के आध्यात्मिक दर्शन का
सबसे पहले प्रवेश विक्टर कारजिन के लेखों, उसके फ्रैगमेंट्स फिलॉसफिस नामक ग्रंथ से हुआ। उसके बाद कांट से लेकर हेगेल तक की चिंतन धाराओं का रुचि के साथ पाठन शुरू हुआ। जर्मन आदर्शवाद में कुछ ऐसा जादू था कि वह केवल दर्शन के छात्र तक ही सीमित न रहकर जनमानस पर भी छा गया था। प्रतीकवाद को उसके यथार्थवाद विरोध आंदोलन में सबसे बड़ा सहयोग मिला। वह था रहस्यवाद। रहस्यवाद का संबंध आध्यात्मिक तथा पारलौकिक चिंतन से है, अतः वह बौद्धिकता विरोधी भी होता है। प्रसतवाद ने यथा अनुरूप निदर्शनों को ही मुख्य विषय के रूप में ग्रहण किया। कवियों और कलाकारों की व्यक्तिगत संवेदनाओं को उभरने और विकसित होने का कोई मौका नहीं दिया। यद्यपि प्रतीकवाद ने अपने स्वरूप निर्माण के लिए यथेष्ट बाह्य प्रभावों को ग्रहण किया, परंतु तत्कालीन पार्नेनिज्म तथा यथार्थ के बाद प्रतिक्रिया ही उसके उद्गम का मूल कारण थी। इस संबंध में मलाल में का कथन है कि पार्नेशन कभी विषय वस्तु को उसके यथार्थ रूप में ग्रहण करते और उसी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर देते थे। इस प्रकार उनमें रहस्य वृत्ति का अभाव रहता है। रहस्य के कारण विषय वस्तु को समझने के प्रयत्न में धीरे धीरे विश्वास करने का जो सम्मोहक आनंद हमें प्राप्त होता है, उससे हमारा मस्तिष्क वंचित रह जाता है। कविता का आनंद तभी मिलता है जबकि हमें संतोष हो कि हम उसकी वस्तु का थोड़ा थोड़ा करके अनुमान लगा रहे हैं, परंतु स्पष्टतया कथन कर देने से कविता का 3/4 आनंद नष्ट हो जाता है। हमारी मानस चेतना को वही प्रिय है जो संकेत करता हो, सचेत करता हो।